Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Balniketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your assistant teacher. Today we are going to start our economic second chapter, Sectors of the Indian Economy. ठीक है? सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक ये क्या है? एक्टिविटीज़ हैं। हम कोई भी जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसके बदले में हमें क्या मिलता है, जो भी हमें मनी के फॉर्म में मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगा? आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाएगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर वही सारी चीज़ें आती हैं जिसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलता, जिसके बदले में कोई पैसे नहीं दिए जाते हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती है। ठीक है। फिर इन सभी एक्टिविटीज़ को अलग अलग, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इनको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। आपकी जो इकोनॉमिक सेक्टर है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इनको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। 3 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकंड आता है आपका सेकेंडरी, और जो थर्ड सेक्टर है वो है आपका टर्शरी सेक्टर। ठीक है। ये 3 सेक्टर्स हैं जिनमें हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। आवाज तो आ रही है ना बेटा आप लोगों को? Yes, ma'am. सो टेक आउट चैप्टर नंबर 2, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम ये जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं इनके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। So, look at the above picture. What do you see? You will see that people are engaged in various economic activities. कि बुक के अंदर आपके भी अलग अलग पिक्चर्स दी गई हैं, तो उसमें क्या देख रहे हैं हम कि जो लोग हैं वो अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, है ना? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज विच आर परफॉर्म टू अर्न मनी, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ कहलाती हैं जिसके बदले में लोग क्या करते हैं? पैसे कमाते हैं। तो वो तो क्या कहलाएगी? आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएगी। सम ऑफ देम आर प्रोड्यूसिंग गुड्स वाइल सम आर अदर आर प्रोड्यूसिंग सर्विस। कुछ तो क्या कर रहे हैं? गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहीं पर एग्रीकल्चर किया जा रहा है, कहीं पर लोग अपनी सेवा दे रहे हैं, उस सेवा के बदले में लोगों को पैसे मिल रहे हैं। तो ये अलग अलग क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिसको परफॉर्म करने के बाद में लोग क्या करते हैं? मनी अर्न करते हैं, है ना? तो वो क्या कहलाएंगी? आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है। We see around us a variety of activities people perform to earn their livelihood. अपने livelihood को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। सिर्फ यही नहीं है कि खेती कर रहे हैं लोग सिर्फ, या फिर किसी बिजनेस में ही लोग जुड़े हुए हैं। अलग अलग एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म की जाती है अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए और मनी को अर्न करने के लिए। Now try to classify them on the basis of any criteria or characteristics into different groups. उनके काम को, उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग फॉर्म्स में क्लासिफाई किया गया है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़। तो ये उनकी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग ही उनके काम को क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है। The group in which different economic activities are classified are called sectors. इसको भी आप अंडरलाइन कर लो कि सेक्टर्स किसे कहते हैं? कि एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है, उन एक्टिविटीज के बेस पर उनको क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है डिफरेंट टाइप्स में, और उसे ही हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर।
देयर आर मेनी एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म यूजिंग नेचुरल रिसोर्स, कि बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कि हम नेचुरल रिसोर्स को यूज करके करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द कल्टिवेशन ऑफ जूट विच डिपेंड ऑन द कल्टिवेशन ऑफ जूट प्लांट, कि कल्टिवेशन किया जाता है किसका, जूट का। तो जूट का जो कल्टीवेशन होगा उसके लिए लोग क्या करेंगे, जूट प्लांट के ऊपर डिपेंड होंगे। और जूट फॉर द ग्रोइंग ऑफ जूट प्लांट वी डिपेंड ऑन नेचुरल फैक्टर, और जूट प्लांट के ग्रो करने के लिए नेचुरल फैक्टर्स का होना जरूरी है। नेचुरल फैक्टर्स क्या क्या हैं, जैसे कि रेनफॉल, सॉइल, हीट, क्लाइमेट, ये क्या है, नेचुरल फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम डिपेंड होते हैं जूट प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए। जूट प्लांट ही नहीं बल्कि कोई किसी भी प्लांट को अगर हमें ग्रो करना है तो उसके लिए ये क्या है, नेचुरल फैक्टर्स कहलाते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लो। द yield of jute cultivation in the form of jute is a natural product, कि जो जूट कल्टीवेशन किया जा रहा है और जो जूट प्लांट से जूट हमें मिलेगा ये क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है। नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ मिल्क, दूसरा एग्जाम्पल है किसका, मिल्क का, विच इज रिसीव फ्रॉम काउ, बफेलो एंड गोट डायरेक्टली। ये तो आप सभी जानते हैं कि मिल्क जो है वो हमें काउ, बफेलोज और गोट से मिलता है। फॉर दिस वी डिपेंड ऑन एनिमल्स एंड देयर फॉडर, हम इसके लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, एनिमल्स के ऊपर, एंड देयर फॉडर्स, फॉडर्स क्या होते हैं, जो जानवरों को जो चारा खिलाया जाता है उस चीज़ के ऊपर, कि अगर उन्हें जितना ज़्यादा खिलाया जाएगा उतना ही ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होगा। जस्ट लाइक दिस मिनरल्स एंड ओर्स आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट्स, तो जिस तरीके से मिल्क जो है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, जूट एक नेचुरल प्रोडक्ट है, उसी तरीके से जो मिनरल्स हमें मिलता है, आयरन ओर है और जो मिनरल ओर्स हैं, ये सारे क्या हैं, एक नेचुरल प्रोडक्ट ही कहलाते हैं, क्योंकि वो नेचुरली ऑकर होते हैं, कोई बनाकर वहां रख कर नहीं आता है जिसे हम जाकर निकाल लेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, नेचुरली प्रोडक्ट हैं। So we can say that when we produce a good by extracting or exploiting a natural resource, this activity is classified into primary sector। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आएंगी, कि वो एक्टिविटीज जिसमें हम नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करके और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, जो प्रोड्यूस हमें मिलेगा, जो गुड्स हमें मिलेगा, वो क्या कहलाएगा, आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं। उनको किसमें क्लासिफाई किया जाता है, प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। In other words, we can say that primary sector is that sector which constitute those activities which are undertaken to exploit or extract natural resource। यानी कि हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं इसको, प्राइमरी सेक्टर को, कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर वो एक्टिविटीज की जाती हैं जिसमें नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करके, नेचुरल रिसोर्स के जो प्रोड्यूस है उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनको निकाला जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी कहेंगे, प्राइमरी सेक्टर के अंदर उनको इंक्लूड किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट वी ऑब्टेन फ्रॉम, ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर जो हमें प्रोडक्ट्स मिलता है वो किससे मिलता है, एग्रीकल्चर से, फिशरीज, डेयरी, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा। सो दिस सेक्टर इज कॉल्ड द एग्रीकल्चरल और रिलेटेड सेक्टर। तो इसीलिए ये जो प्राइमरी सेक्टर है इसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर भी इसको कहा जाता है, किसको, प्राइमरी सेक्टर को। आ गया समझ में, प्राइमरी सेक्टर क्या है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनसे जो चीज़ें हमें मिलती है, उनसे जो प्रोड्यूस हमें मिलेगा नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करके, तो वो किस में आता है, आपका प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर आता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर है। अब सेकेंड आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर। The secondary sector covers those activity under which natural products are changed into another form by the process of manufacturing। अब ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, इस सेक्टर में क्या होता है कि जो एक्टिविटीज इसके अंदर परफॉर्म की जाती है, यानी कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हमने, नेचुरल प्रोड्यूस जो हमने यहाँ से हमें मिला है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने का काम कहाँ किया जाता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि हम एग्रीकल्चर बेस्ड कोई एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर, कि जैसे कि यहाँ से हमें मिल रहा है कॉटन, तो उस कॉटन को
किस में कन्वर्ट करना है? क्लोथ्स में कन्वर्ट करना है। कोई शर्ट बनानी है, कोई स्कर्ट बनाना है, कोई साड़ी बनानी है, या कुछ भी जो प्रोड्यूस होगा वो कहाँ होगा? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। तो ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहलाता है। ठीक है। So all the manufacturing industries in which manufacturing work is done to change the form of natural product come under the category of secondary sector. secondary sector के अंदर ही जो प्राइमरी सेक्टर से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको मैन्युफैक्चर करने का काम कौन करता है? सेकेंडरी सेक्टर करता है। जैसे कि यहाँ से आपको शुगर कैन मिला है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, जो कि क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। उस शुगर कैन से शुगर कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? इंडस्ट्रीज करेगी। और इंडस्ट्रीज कहाँ है? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर है। ठीक है। तो उस फिर जो प्रोडक्ट हमें नेचुरल रिसोर्स से मिला है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने का काम जो है वो कहाँ किया जाता है? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर किया जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द कॉटन फाइबर दैट वी गेट नेचुरली इज सेंट टू इंडस्ट्रीज। जैसे कि कॉटन फाइबर्स जो कि हमें नेचुरली मिला है इसको इंडस्ट्रीज में सेंड किया जाता है टू कन्वर्ट इनटू टेक्सटाइल, ताकि उसको टेक्सटाइल में कन्वर्ट किया जा सके। शुगर कैन विच इज प्रोड्यूस नेचुरली, शुगर कैन जो कि नेचुरली प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको इंडस्ट्रीज में सेंड किया जाता है टू चेंज इट्स फॉर्म, ताकि उसके फॉर्म को चेंज किया जा सके। शुगर कैन तो ऐसे तो सेल होगा ही होगा, लेकिन सारे शुगर कैन तो एक साथ वैसे किसी काम के नहीं रहेंगे, तो इसीलिए उनसे क्या बनाया जाएगा? शुगर बनाया जाएगा, है ना। तो शुगर कैन को चेंज करने के लिए, उसके फॉर्म को चेंज करने के लिए शुगर के अंदर इस प्रोसेस को यूज किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। As this sector mainly consists of industry, so it is called industrial sector। और इसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, इसीलिए इसे मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है। इसे हम मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है। किसको? सेकेंडरी सेक्टर को। तो देखो आप अलग अलग नाम जो है वो इनके निकल कर आ रहे हैं। थर्ड है आपका टर्शरी सेक्टर। ठीक है। प्राइमरी सेक्टर जो कि नेचुरल रिसोर्स के ऊपर बेस्ड होता है, इसलिए इसे हम एग्रीकल्चर बेस्ड सेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी जहां पर इससे मिलने वाले प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग। और इंडस्ट्रीज के द्वारा ही क्या किया जाता है? इनको अलग अलग प्रोड्यूस को जो फिनिश्ड प्रोडक्ट में तैयार किया जाता है, इसलिए इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। अब जो थर्ड आता है वो आता है हमारा टर्शरी सेक्टर। There is another category of economic activities which comprise of those activities which are not covered under the category of primary और secondary sector। कि tertiary sector वो sector है जिसके अंदर हम ना तो इसकी कोई activities perform कर रहे हैं, ना ही manufacturing का कोई काम कर रहे हैं। So this sector is considered a link between primary and secondary sector। ये जो sector है ये क्या करता है? इन दोनों के बीच में एक link बनता है ना, एक लिंक की तरह काम कर रहा है, जो कि क्या करता है? इन दोनों को जोड़कर रखने का काम करता है। द एक्टिविटीज परफॉर्म अंडर दिस कैटेगरी डू नॉट प्रोड्यूस गुड देमसेल्फ बट दे हेल्प इन देयर प्रोडक्शन। यानी कि इसमें किसी तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, किसी तरह का कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है? ये दोनों सेक्टर्स को हेल्प करता है। जैसे कि for example the sugar cane produced under the primary sector will be sent to secondary sector to change its form into sugar through transportation। कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर सपोज जैसे शुगर का प्रोडक्शन जो किया गया है, शुगर का प्रोडक्शन किया गया है, इस शुगर कैन का शुगर कैन को, ये तो है नहीं इंडस्ट्रीज जो है वो अपने आप ये शुगर कैन प्रोड्यूस होते ही अपने आप चली जाएगी वहां पर। इसको हम सेकेंडरी सेक्टर तक किस बेस पर, किस बेस से लेकर जाएंगे? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से लेकर जाएंगे, है ना। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज किया जाएगा जिसमें हम प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोड्यूस है उसको सेकेंडरी सेक्टर तक पहुंचाएंगे, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो क्या कहलाएगा? आपका टर्शरी सेक्टर कहलाता है। ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो आपका कहलाएगा टर्शरी सेक्टर। It is also necessary to store the goods and produce in primary and secondary sector activities in godowns।
कि जो स्टोर्स होते हैं, जो गोडाउन्स वगैरह होते हैं, उनमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही सेक्टर्स क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं उन चीज़ों को. We also need to take loan from bank in order to execute the activities of the above two sector. So transportation, communication, storage, banking are some of the example of tertiary सेक्टर. तो टर्शरी सेक्टर का जो आपका एग्जाम्पल है वो क्या है कि कैसे इसको स्टोर किया जाता है. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो टर्शरी सेक्टर यूज करता है. कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे लोगों से हम किस तरीके से बातचीत करेंगे, कैसे हमें उसे सेल करना है, मार्केट में जो सेल करना है, वो सारा काम कौन करता है, टर्शरी सेक्टर के द्वारा किया जाता है. बैंकिंग की जो फैसिलिटीज़ है वो भी हमारी टर्शरी सेक्टर के अंडर में आती है. सपोज कभी मान लो नेचुरल डिजास्टर हुआ तो कोई लोन प्रोवाइड करना, तो वो किसका काम होगा, टर्शरी सेक्टर का काम होगा. किसी तरह का यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वो सारी जो है, ये तो है नहीं कि सारे पैसे सब लोग अपने घर पे ही रखते हैं, सब क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट कराएंगे. तो वो जो बैंकिंग सिस्टम है वो यूज किया जाता है, वो टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है. ठीक है. As these activities generally produce service instead of goods, this sector is called the service sector. और जैसे कि ये कोई गुड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, किसी तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, लोगों को एक सेवा प्रदान कर रहा है ना. इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं. टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं. ठीक है. So service sector or tertiary sector also include those activities that may not help in the production of goods directly. जो कि सर्विस सेक्टर क्या सेक्टर है कि जो कि डायरेक्टली किसी चीज में हेल्प नहीं कर रहा है, डायरेक्ट प्राइमरी को हेल्प नहीं करेगा, डायरेक्ट सेकेंडरी को हेल्प नहीं करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन लोगों से जुड़ा हुआ है. ठीक है. चाहे वो कम्युनिकेशन के जरिए से हो, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए से हो, बैंकिंग के जरिए से हो, या फिर स्टोरेज के जरिए से हो, इन सभी मीडियम के द्वारा वो इन सबसे जुड़ा हुआ होता है. क्योंकि स्टोर किए बिना भी प्रोडक्शन नहीं होता है, स्टोर भी करना होता है, बैंकिंग भी यूज की जाती है, कम्युनिकेशन सिस्टम यूज किया जाएगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज किया जाएगा. तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही सेक्टर से जुड़ा हुआ होता है. For example, doctor, accountant, teachers and many others who provide personal service like barber, beauty parlor, etc. In recent times, several new services based on information technology have been introduced like ATM, call centers, BPOs, etc. that have allowed many companies to increase their area of operation. सिर्फ हम ये देखेंगे कि जो टर्शरी सेक्टर है वो सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो सिर्फ उसी के लिए कम्युनिकेशन करना, उसी के लिए बैंकिंग सिस्टम करना, वही स्टोरेज सिस्टम को यूज करे, तो सिर्फ वहां तक ही नहीं, बल्कि हर एक एक्टिविटीज जिसके अंदर लोगों को सर्विस प्रोवाइड होती है ना. चाहे वो किसी डॉक्टर के फॉर्म में हो, किसी टीचर के फॉर्म में हो, या फिर कोई इंजीनियरिंग के फॉर्म में हो, तो हर एक जो अलग अलग फील्ड है उन सभी लोग जो है वो किससे जुड़े हुए हैं, टर्शरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं. क्योंकि उसमें हेल्प किसकी होगी, पीपल की होगी, लोगों की होगी. लोगों को जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वो क्या कहलाएगी, आपकी टर्शरी सेक्टर कहलाती है. ठीक है. तो ये तो हो गए आपके 3 सेक्टर्स. अब हमें क्या करना है, इन 3 सेक्टर्स को कंपेयर करना है एक साथ. ठीक है. तो कैसे हम कंपेयर करेंगे कि कैसे हम कोई भी प्रोडक्ट जो बनकर तैयार होता है और मार्केट तक जब उसे पहुंचाया जाता है तब उसकी कीमत क्या होती है ना. तो हमारे पास जो वैल्यू है उसको हम कैसे काउंट करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है उसको हम कैसे काउंट करेंगे, वो इस कंपैरिजन में हम देखेंगे. ठीक है. ये जो 3 सेक्टर्स हैं इनको हम कंपेयर करके कैसे किसी प्रोडक्ट की वैल्यू को हम काउंट कर सकते हैं, कौन सा वैल्यू हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है और कौन सी वैल्यू हमारे लिए सही होती है. ठीक है. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. So let's start. The various sectors of economic activities, that is primary, secondary and tertiary sector, produce a number of goods and services. ये तो हम देख रहे हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों ही क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है. ठीक है. All the 3 sectors have a large number of people employed in them. इसके अंदर बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, कोई 1-2 पर्सन ये तो है नहीं ये काम करेंगे.
कॉटन का है, शुगर है, अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है, मिनरल्स की इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पर अलग अलग आइटम्स जो हैं बनाए जाते हैं। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज है इसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयड होते हैं। So it is also a matter of concern that how much goods and services are produced by each sector and how many people are employed in each sector. तो इसके अंदर हम ये चीज तो काउंट कर सकते हैं कि कितने लोग जो हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ये तो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज का काउंट किया जा सकता है। सपोज कॉटन है तो कॉटन का कितना प्रोडक्शन हुआ किसी स्टेट के अंदर, किसी कंट्री के अंदर, उसको काउंट किया जा सकता है। इतने प्रोडक्शन में कितने लोग एम्प्लॉयड हुए वो भी हम देख सकते हैं। So it may be possible in an economy that one or more sector are dominant both in contribution to production and employment while other sectors are relatively small in size। यानी कि जहां पर हम देखेंगे कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है तीनों एक साथ तो इंक्रीज नहीं हो सकते, तीनों एक साथ बढ़ नहीं सकते। किसी एक सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा तो बाकी सब में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो वो कैसे होगा वो हम देखेंगे। Now the question arises, how can we count various goods and services and total production in each sector? हम एक एक सेक्टर के अंदर कैसे हम प्रोडक्शन को काउंट कर सकते हैं। तो you will also be thinking how you can count all goods and service produce. It seemed to be impossible to numerically add up all goods and services in a economy. अब हम ऐसे तो काउंट नहीं कर सकते ना किसी भी, अब जैसे आप शुगर है, शुगर को काउंट करेंगे तो क्या एक एक दाना उसका काउंट करोगे क्या कितना प्रोडक्शन हुआ, ऐसे हम काउंट नहीं कर सकते। उसके लिए क्या हुआ, पर्टिकुलर एक मेजरमेंट दिया जाता है। मेजरमेंट दिया जाता है ना कि आप 1 kg में इतना डाल सकते हो, या फिर आप जो अलग अलग जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे आपका शुगर कैन हो या फिर कोई फर्नीचर हो, तो एक एक जो चीज़ काउंटेबल होगी उसको काउंट किया जा सकता है। लेकिन जो चीज़ काउंटेबल नहीं है उसको हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के द्वारा उसको काउंट किया जाता है। So to overcome this problem, economists have suggested a solution by adding the value of goods instead of their number। कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको जो इकोनॉमिस्ट है, जो अलग अलग जो बोलते हैं ना कि अर्थशास्त्री जिसे हम कहते हैं हिंदी के अंदर, है ना, तो उन लोगों का क्या मतलब कि थॉट था कि वो क्या सोचते हैं कि जो वैल्यू है गुड की उसको काउंट करने की बजाय हम क्या करें, उनके नंबर को नहीं काउंट करें कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है, बल्कि हम गुड्स कितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं जूट हो रहा है, कहीं शुगर हो रहा है, कहीं कॉटन हो रहा है, तो उन सबको काउंट करें। बल्कि ये काउंट ना करें कि कितने नंबर हमने काउंट किए, कितना शुगर हो रहा है, कितना हो रहा है। तो उसको हम कैसे काउंट करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ व्हीट इज 10 पर kg, जैसे देखो आप कि जैसे व्हीट का प्रोडक्शन है, तो ये तो है नहीं कि इसके अंदर हम क्या एक एक दाना गिनने के लिए बैठेंगे कि कितना प्रोडक्शन किया जा रहा है। अब इसका जो प्रोडक्शन किया गया है ना, तो इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ व्हीट इज 10 पर kg, 1 kg व्हीट की प्राइस कितनी है, 10 रुपीज, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ 100 kg व्हीट विल बी, तो 100 kg की कितनी हो जाएगी, हम इसको क्या करेंगे इंटू 10 कर देंगे, मीन्स कितना आ जाएगा हमारा 1000 रुपीज आ जाएगा, है ना। 1000 रुपीज आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, व्हीट की। ये व्हीट की वैल्यू हमने काउंट की है, ये हमने काउंट नहीं किया है कि इसके अंदर कितना व्हीट जो है वो किसके कितने दाने इसके अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, बल्कि हमने उसकी वैल्यू निकाली है। उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं, उसके प्रोडक्शन को यूज कर सकते हैं। अब हमने देखा कि हमारे पास जो 100 kg हमने सेल किया उसके बदले में हमें कितना मिला है, 1000 रुपीज, बल्कि पर kg का कितना था हमारे पास, 10 रुपीज था, है ना। So similarly, the value of goods and services in all the three sectors are calculated and then added up। यानी कि इस 10 रुपीज के अंदर ये 1 kg व्हीट की जो वैल्यू है, 1 kg व्हीट की वैल्यू का मतलब इसको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से निकाला भी गया है, वहां से इसको इंडस्ट्रीज में सेंड भी किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग हुई है, पैकिंग की गई है, वो सारी चीजें, वो सारी प्राइस किसके अंदर आ गई,
इस 10 रुपीज के अंदर आ गई पर केजी के अंदर। ठीक है, ये नहीं है कि इसके अंदर अब 10 रुपए किलो तो आपको दिया जा रहा है साथ में हमने प्राइमरी सेक्टर से वहां से एग्रीकल्चर से निकाल के लाए तो 2 रुपए उसके ऐड करो, फिर उसके बाद में इंडस्ट्री से हम वहां से उसको पैकिंग करा के लाए 3 रुपए उसके ऐड करो, या फिर आपका जो किराया लगा है 5 रुपए और उसके अंदर ऐड करो। ऐसा तो नहीं बताया जाता ना। आपको क्या बताया जाता है? सिर्फ ये प्राइस बताई जाती है ना। और यही क्या होती है? वैल्यू ऑफ गुड्स होती है वैल्यू ऑफ गुड्स कहते हैं इसको हम, जिसके अंदर हमारा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तीनों ही सेक्टर के अंदर जो भी काम किया गया वो सारे प्राइस इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है इसको और आगे हम एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि रिमेंबर दैट वी हैव टू टेक वन प्रिकॉशन वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज। वन डज नॉट नीड टू टेक एवरी गुड और सर्विस प्रोड्यूस और one does not need to take every good or service produced or sold into consideration. For example, a farmer sells sugar cane to an industrialist. दूसरा एग्जाम्पल देखो आप इसका, जैसे कि एक फार्मर है, वो शुगर कैन सेल कर रहा है किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो फार्मर तो किस में आ जाएगा? आपका प्राइमरी सेक्टर में, है ना। इसने एक इंडस्ट्रियलिस्ट को शुगर कैन सेल की कितने रुपए में? इंडस्ट्रीज 10 रुपीज पर केजी। ठीक है, 10 रुपीज पर केजी में उसने सेल की है किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को। अब ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है इसके पास में ये शुगर कैन आई कितने में? 10 रुपए में। 10 रुपए में इसके पास आ गई ना। अब ये क्या करेगा? इसको होलसेलर को बेचेगा, है ना। होलसेलर को इसने सेल की कितने रुपए में? 20 रुपए में। 10 रुपीज एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया, यानी कि यहां से यहां तक आई तब इसकी कीमत कितनी हो गई? 20 रुपीज हो गई। 20 रुपीज होने के बाद में अब क्या होलसेलर क्या करेगा? सेल इट इन टू द रिटेलर। इसने बेचा होलसेलर को, ठीक है, 20 रुपए में बेच दिया। अब ये जो होलसेलर है ये किसी रिटेलर को सेल करेगा कितने रुपए में? 20 रुपीज में इसके पास आई है, इसने उसको बेच दिया 28 रुपए में। ठीक है, 28 रुपए में उसको बेच दिया। इफ वी कंसिडर द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एट डिफरेंट लेवल, द वैल्यू ऑफ 1 किलो शुगर कैन विल बी। अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? हमें तो ये सिर्फ लास्ट जो हमारे पास प्राइस है 28 जो रिटेलर के पास है, और रिटेलर अब जब किसी पर्सन को सेल करेगा, है ना, किसी पीपल को सेल करेगा, तो वो कितने में सेल करेगा? ज्यादा से ज्यादा इसके 4 रुपए और बढ़ा देगा, 5 रुपए और बढ़ा देगा, 32 मान लो या 33 रुपीज, इतना ही हुआ ना। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू काउंट करेंगे तो कैसे काउंट करेंगे? सिर्फ ये लास्ट प्राइस देखेंगे। ये लास्ट प्राइस जो है वो आपकी क्या है? वैल्यू ऑफ गुड्स है, उसकी कीमत है जिसके अंदर ये सारे प्राइस इंक्लूड हो गए। लेकिन क्या करते हैं कई कि 10 है प्लस 20 प्लस 28, इस तरीके से अगर हम काउंट करते हैं तो क्या इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो होगी? निकलेगी? नहीं निकलेगी। ओरिजिनल प्राइस भी नहीं निकलेगी, बल्कि उस चीज की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये तो सिर्फ हमने एक शुगर का लिया है। हम आगे भी अगर किसी भी प्रोडक्ट का अगर हम कोई जो गुड्स है जो उसकी वैल्यू निकालते हैं तो वो हमें सिर्फ लास्ट जो प्राइस है उसको देखना है कि हमारे पास किस कीमत में आ रही है। उसके अंदर आपके फार्मर का भी प्राइस इंक्लूड है 32 रुपीज में, इंडस्ट्रियलिस्ट का भी प्राइस इंक्लूड है, होलसेलर का भी प्राइस इंक्लूड है, रिटेलर का भी इंक्लूड है। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे निकालते हैं तो ये क्या है? ये कोई वैल्यू नहीं कहलाती, क्योंकि इससे क्या होगा? यहाँ पर जब ये यहाँ 20 रुपए है तो इसका मतलब ये 10 रुपए इसने पहले से ऐड किए हैं इसके अंदर, तभी तो ये 20 रुपए है। अगर इसने इससे 20 रुपए में ये इसको सेल कर रहा है तो इसका मतलब 10 रुपए इसको किसको देने हैं? फार्मर को देने हैं।
अगर ये 20 रुपीज, ये होलसेलर जो है ये इसको 28 रुपीज में सेल कर रहा है, तो इसका मतलब 20 रुपीज इसको किसको देने हैं, रिटेल जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको देने है ना। सपोज आप कोई भी पेन वगैरह किसी से भी कुछ लेकर आते हो और उसकी कीमत आपके लिए 50 रुपए है और आप उसको 60 रुपए में बेच रहे हो, तो 50 रुपए तो आपको देने हैं जिससे आपने लिए हैं, है ना। तो वो क्या होती है, आपकी वैल्यू होती है। तो गुड्स की जो वैल्यू होती है वो इसी तरीके से निकाली जाती है और इसी तरीके से ही हमें देखना है। सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू इंक्लूड ऑल द गुड्स एंड सर्विस, कि इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा जिसमें हम सारे गुड्स और सर्विसेज को अगर इंक्लूड करते। हमारा जो फाइनल वैल्यू है वो ही हमें देखना है। We should include only final goods and services. Suppose the sugar is ultimately sold to the consumer 32 per kg. Sugar is final good, that is the good reach the consumer. So we calculate the value of sugar is 32 per kg. तो हमारे पास जो वैल्यू होगी शुगर की वो कितनी है, 32 पर केजी है, जिसके अंदर सारे सभी लोगों के प्राइस इंक्लूड है। यहाँ 28 सिर्फ इसके ऊपर 4 रुपीज का प्रॉफिट ही इसके पास बचेगा, बाकी सब इसको क्या करना है, पीछे तक का सबको चुकाना है ना। तो ये क्या कहलाती है, हमारा फाइनल गुड्स वैल्यू कहलाती है। सो नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाई ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड, कि सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज ही क्यों काउंट किए जाते हैं। क्योंकि द आंसर इज दैट द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज ऑलरेडी इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ये सारे गुड्स के जो वैल्यू है वो इंक्लूडेड है, इसीलिए हमें सिर्फ क्या करना है, फाइनल गुड्स को ही काउंट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल इन द अबव केस द वैल्यू ऑफ शुगर कैन विच मे बी कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ शुगर। सो इफ वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ शुगर वी हैव ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ शुगर कैन टू। यानी कि इस शुगर की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ फार्मर से जो शुगर कैन आया है उसकी वैल्यू भी इसके अंदर इंक्लूड है। उसके बाद में ये जो कन्वर्ट किया गया है इसको शुगर में, वो वैल्यू भी इसके अंदर इंक्लूड है। वो सारी चीजें इंक्लूड होने के बाद ही हम फाइनल गुड्स को देखते हैं। सो इट इज नॉट करेक्ट टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस और सोल्ड while calculating the total product, and the value of the final of only final goods and services is enough। तो हमारे लिए जो वैल्यू, लास्ट वैल्यू जो आएगी वही हमारी फाइनल वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक अपने चैप्टर को रीड कीजिए और फिर आगे के टॉपिक्स कल पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है?